हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पीछे का जो भी वीडियो का इनिशिएटिव है हमारा वो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी कानून से संबंधित जानकारी है उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने बताऊं। कोई टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि लीगल अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप समझ सके कि देश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या अहमियत है, कोई चीज़ें अगर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तब भी। और इस कड़ी में सबसे पहले बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, जैसे अमेंडमेंट संविधान में कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है। बदलाव तो निश्चित तौर पर होता है, बहुत बार संविधान बदला जा चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये होता है कि इस देश में जब हम बदलाव की बात कहते हैं तो क्या पार्लियामेंट सर्वोपरि है इन बदलावों को करने के लिए? उसके पास अथाह पावर है? क्या वही संप्रभु है इस देश में, कि कोई और संस्थान है, या संस्थान न होकर के कोई ऐसा कागजात है, डॉक्यूमेंट है जो सबसे ऊपर है? और वो कैसे ऊपर है? क्यों कहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, जिसको हम संविधान कहते हैं? क्यों कहते हैं कि संविधान की भारत में सर्वोच्चता है? इसी सवाल को आज हम लोग समझेंगे प्रियम्बल के माध्यम से। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक उद्देशिका है, जिसको प्रियम्बल हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। प्रियम्बल आप बार बार सुनते होंगे। बहुत लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, प्रियम्बल की रक्षा करेंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारा इस देश में सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा धर्म है, अगर हम कहें तो, हमारे शब्दों में हम कहें तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इसको समझने से पहले कि संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है। ये वर्ड जो शुरू होता है प्रियम्बल का, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. And the last sentence, which is very important, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. समझिए, इन बाकी बीच के चीज़ों को, सारे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और आप ध्यान कंसंट्रेट करिए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कौन? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। उसमें एक इंडिविजुअल शामिल नहीं है, एक संस्थान शामिल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ये वादा करते हैं, सोलमली रिजॉल्व करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को, यानी हम भारत को कैसा बनाएंगे, किस तरह का न्याय होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, लिबर्टी किस तरह का होगा, और इन सब को करने के लिए इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हम लोग घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं? भारत के संविधान को एक्सेप्ट करना, मतलब एडॉप्ट करना, उसको इनेक्ट करना मतलब लागू करना, और हम सब इसको, इस संविधान को देते हैं। क्या देते हैं? एंड गिव टू आवर सेल्व्स, हम सब अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। ये समर्पित करने का क्या मतलब है? हम सभी लोग, हम भारत के लोग अपने आप को इन सारे कार्यों के लिए, इन सारे उद्देश्यों के लिए, इस तरह के राज्य को बनाने के लिए हम भारत के संविधान को के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक डिबेट चलता है कानून, या आप कहें कि कानून के दर्शन में, कि भारत में कौन संप्रभु है, कौन संप्रभु है।
मतलब वैसा व्यक्ति या वैसा संस्थान वह कौन है जो किसी बाहरी और आंतरिक प्रभाव में काम नहीं करता, वो फ्री होकर के काम करता है। संप्रभु का मतलब यही होता है। तो प्रियम्बल के जब वर्ड्स को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको पता चलेगा, जैसा कि प्रियम्बल में लिखा गया है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग संप्रभु हैं। उन्होंने संविधान को बनाया है, संविधान के प्रति अपनी समर्पण उन्होंने व्यक्त की है और संविधान में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, इसको एक्सेप्ट करके, मतलब एडॉप्ट करके, इसको लागू करके। मतलब वो अपनी सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी में लोगों के पास होती है पावर, उनके पास होता है संप्रभुता, उनके पास होती है संप्रभुता, और वो अपने संप्रभुता को, संविधान को समर्पित की है। और इस वजह से संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संप्रभुता अगर इस सेंस में कहें तो किसमें निहित है? आपके भारतीय संविधान। और भारत का संविधान सर्वोच्च है। कहते हैं ना, सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की संप्रभुता, संविधान की शासन, रूल ऑफ लॉ आप जानते होंगे। रूल ऑफ लॉ क्या है? आप वैसे काम करें, राज्य वैसे काम करे जो कानून सम्मत हो, विधि सम्मत हो। मतलब संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, मतलब संविधान सारे कानूनों से, सारे कस्टम से, सारे प्रैक्टिस से, धर्म से, जाति से, सारी चीजों से ऊपर है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन ये भी इस बात की भी संभावना है, इस बात की भी संभावना है कि संविधान में वैसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आने वाले अगले 10, 20, 50, 100 सालों में जरूरत पड़े। ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आज रिलीवेंट हैं, कल रिलीवेंट नहीं हो, इसलिए संविधान में बदलाव का प्रावधान किया जाता है। किसी भी देश का संविधान एक बार बनाने के बाद वो हमेशा नहीं चल सकता। उतने आप विजनरी या फार साइटेड नहीं हो सकते कि 100 साल का पेंटिसिपेशन कर लें। that this संविधान can be made on the basis of 100 years production in future. No, it is not possible by the human being. And that is why the constitution makers across the world, wherever they are drafting constitution or they have drafted constitution, they have inserted certain provisions regarding amendment to the constitution. And that is why Indian constitution is not an exception. In Indian constitution also there is provision for constitutional amendment under article 368 of Indian constitution, right? तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इस देश में कौन सर्वोच्च है, किसका शासन है? क्या भारत का संविधान सर्वोच्च है? हमारी मान्यता यही है कि भारत के लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने इस संविधान को एक्सेप्ट किया है, लागू किया है और अपने आप को समर्पित किया है, और इस वजह से ये संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि हम लोगों ने अपने विश्वास, अपने मत को इसमें व्यक्त किया है, विश्वास को व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर एक आर्गुमेंट हो सकता है कि क्या आने वाला जनरेशन जो कभी संविधान बनते नहीं देखा, क्या उनकी भी रजामंदी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जब कभी हम इस पर चर्चा आपके सामने करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना है कि आपके देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान में दिए गए प्रावधान के हिसाब से ही कोई भी शासन व्यवस्था चल सकती है, इवन इंक्लूडिंग चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इफ गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी पार्टी के लोग होते हैं वो सरकार बनाते हैं, इसलिए ये दोनों ओवरलैप करता है, राइट? तो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट,
the legislature can amend constitution, but there are procedures. There are different kind of procedures for चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था थोड़ा सा कि भारत के संविधान में 3 तरीके से बदलाव हो सकता है। एक बदलाव एकदम सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। ध्यान रखिएगा कि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन स्पेशल मेजोरिटी से होता है, जिसमें 2/3 मेंबर्स को प्रेजेंट रहना होता है हाउस के, और जो वोट देने वाले लोग हैं उनके मेजोरिटी से कोई अगर अमेंडमेंट किया जाता है उसे स्पेशल मेजोरिटी से संविधान में परिवर्तन कहते हैं। कुछ प्रोविजन को इस तरीके से बदल सकते हैं आप। और इस सिचुएशन में संसद के दोनों सदनों को अधिकार है, दोनों को पावर है। तीसरा मोड बताया गया कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे चीजों में आपको बदलाव करना है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, हाई कोर्ट्स के जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, मतलब फेडरलिज्म संघवाद के बारे में, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट्स के प्रस्ताव से ही बदलाव आप कर सकते हैं। मतलब आपके जरूरत के हिसाब से एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है बदलाव के लिए, संविधान में बदलाव के लिए लचीलापन भी रखा गया। और कुछ कंटेक्स्ट में, कुछ सिचुएशन में जहां पे लगता है कि संघवाद पर प्रभाव पड़ सकता है, सेंटर बहुत मजबूत हो सकता है, राज्यों को खत्म करने का प्रयास कर सकता है, उनके आय को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, इस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों के प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। मतलब कि कुछ मामलों में बहुत सिंपल तरीके से, कुछ मामलों में बहुत ही कठिन प्रक्रिया से आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। ये क्या है? ये चेक लगाया गया है, ये कंट्रोल लगाया गया है पार्लियामेंट के ऊपर कि आप जब चाहें तब बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी करके बदलाव नहीं कर सकते, किसी तरीके से नहीं कर सकते। डिफरेंट तरीकों के बदलाव के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रावधान है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे से बाहर जाके आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहां पार्लियामेंट को, यानी संसद को संप्रभुता नहीं है, सर्वोच्चता नहीं है। किसको है? भारत के संविधान को। भारत के संविधान के दायरे के अंदर रह करके आप संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव कर सकते हैं। इस गलतफहमी से आप बाहर निकलिए कि बदलाव नहीं हो सकता है। उस दायरे में ही आपको बदलाव, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। राजनीति में क्या लोग ब्लेम करते हैं, किस पे आरोप लगाते हैं, किस पे प्रत्यारोप लगाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और वह अमेंडमेंट, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी शामिल होती है, लेकिन जो भी बदलाव अभी तक किए गए हैं वह यह कहकर ही किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे में रहकर यह बदलाव किया गया है। और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि अगर वो बदलाव गैर कानूनी है या गैर संवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है। समझ रहे हैं बात को आप? तो यहां संविधान में बदलाव संभव है और संविधान में बदलाव की प्रक्रिया दी गई है। आप इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान में परिवर्तन हो सकता है। अब किस तरीके का परिवर्तन होता है ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब आते हैं दूसरे इसके एस्पेक्ट पर कि क्या भारत में संसद सर्वोच्च है या उस पर कुछ कंट्रोल है, लिमिटेशन है। आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कितनी भी मेजोरिटी हो जाए। आप मर्जी से संविधान में कुछ भी नहीं बदल सकते।
उसके लिए चेक और बैलेंस का सिद्धांत आपके संविधान में। चेक और बैलेंस क्या होता है? हमने शुरू में आपको बताया कि भारत एक राज्य है और राज्य के कहे जाते हैं कि 3 ऑर्गन्स हैं, उनके अंग हैं 3। और वो तीनों अंग क्या हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं मोटे तौर पर किसी सरकार के, किसी राज्य के। सरकार हम जब ये कह रहे हैं तो भारत सरकार हम नहीं कह रहे, हम राज्य की बात कर रहे हैं, एक स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन स्टेट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एकदम पूरी तरह से ये बंटवारा संभव हो कि विधायिका विधायिका की काम करे, कार्यपालिका कार्यपालिका की काम करे, न्यायपालिका केवल न्यायपालिका की काम करे। लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर राज्य के 3 अंग माने जाते हैं। उसमें विधायिका विधान बनाने की काम करती है, कार्यपालिका उसे लागू करने की बात काम करती है, और जुडिशियरी न्यायपालिका अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको क्लेरिफाई करती है, उसको इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है कि सही कानून क्या है, कहाँ कानून गलत है, क्या गलत है, क्या कार्यपालिका ने कुछ गलत काम किया, क्या विधायिका ने गलत कानून बनाया। इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। और आपको मालूम होना चाहिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कोर्ट ने यह कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल या आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। आप इसे बदल नहीं सकते। आप संविधान में बदलाव कीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप कानून बनाइए, जुडिशरी बैठी हुई है उस पर अपनी व्याख्या करने के लिए। कहीं किसी का राइट अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाएंगे, वो बंदा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से कहेगा कि हमारा राइट वायलेट हो रहा है, ये संविधान के हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट उसको देखेगी, उस पर अपनी व्याख्या देगी कि सही में कानून क्या है। तो इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं कि आप अपने दायरे में काम कीजिए, विधायिका कानून बनाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको समझने, जानने, उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? जुडिशरी को है। तो ये रोक लग गया ना उस पे कि आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, अपने मर्जी का कानून नहीं बना सकते, आप मर्जी के हिसाब से कुछ भी बदलाव संविधान में नहीं कर सकते। आपको दायरे में रह के काम करना है। विधायिका को भी दायरे में रह के काम करना है, कार्यपालिका को भी दायरे में रह के काम करना है, न्यायपालिका को भी दायरे में रह के काम करना। और ये दायरा कौन तय कर रहा है? ये दायरा आपका संविधान तय कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद या प्रावधानों के इतर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि संविधान में कहाँ ये प्रावधान है कि आप ये बदलाव कर रहे हैं। अगर नहीं बता पाते हैं तो वह कानून, वह नियम असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। इसके आपके यहाँ इतिहास है, अभी रिसेंट इतिहास 2014-15 का आप उठा के देख लीजिए। एनजेक कानून आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का। कोर्ट ने कहा कि यार ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाएगी, और उसने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अगर कानून बन भी जाता है संविधान में ऐसे बदलाव को करने के लिए, तो क्या वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा? निश्चित तौर पर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला राज्य में कहा है कि आप संविधान में चाहें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तो आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं, एक्सेप्ट, लेकिन उन चीजों में, उन प्रावधानों में आप बदलाव नहीं कर सकते जिससे भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे में बदलाव हो। निश्चित तौर पर इस पर आर्गुमेंट है कि मूलभूत ढांचा क्या है और ये मूलभूत ढांचा डिफाइन है या नहीं है, या समय समय पर इसको कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ये अलग विवाद है,
जिस पर हम लोग कभी बातचीत करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो संसद कानून बनाती है संविधान में बदलाव लाने के लिए, उस संविधान की समीक्षा करने का अधिकार एक अंग है इस राज्य का, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशियरी कहते हैं, उसकी वो समीक्षा करती है, उसकी वो समीक्षा कर सकती है। किस आधार पर कोई ये व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इस संविधान संशोधन से, और कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के प्रावधानों या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, या जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन है या बदलाव है, इससे लोगों के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, तो वह उसमें उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है या नहीं भी कर सकती। ये कोर्ट को देखना है, ये सर्वोच्च न्यायालय को देखना है कि ये अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है, या इससे जो प्रियम्बल में हमारा उद्देश्य दिया गया है, उद्देशिका में जो उद्देश्य दिया गया है, उसकी पूर्ति हो रही है। अगर पूर्ति हो रही है तो वह कोशिश करेगा कि कानून असंवैधानिक न घोषित हो। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, वह लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है, ताकि कोई भी पावर, कोई भी शक्ति, किसी अंग की शक्ति, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो एक ही जगह केंद्रित ना हो जाए, उसमें बंटवारा होना चाहिए। और इस तरह से बंटवारे का क्या मतलब हुआ? बंटवारे का ये मतलब हुआ कि कोई कानून विधायिका बना रही है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार जुडिशियरी के पास, उसे लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो एक अंग जो है राज्य का दूसरे अंग के ऊपर एक तरह का कंट्रोल रखता है, और यह कंट्रोल क्या लगाता है? विधायिका पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर एक लिमिटेशन, एक दायरा तय करता है, और उस दायरे में रह करके ही आपको काम करना है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भारत में अगर हम कहें तो कोई भी अंग राज्य का सर्वोच्च या संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब कि वो आज़ाद है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर विधायिका कोई कानून बना रही है और वो कानून चैलेंज होता है कोर्ट के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे संवैधानिक है। कोर्ट पूछेगी आपसे कि बताइए कैसे संवैधानिक है। दूसरा पक्ष उसको चैलेंज करेगा, बोलेगा कि ये इन आधारों पर असंवैधानिक है, और तब कोर्ट फैसला लेगी कि क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, क्या पूरा कानून संवैधानिक है या आधा कानून असंवैधानिक है, क्या ये कानून बच सकता है या नहीं बच सकता। जैसे एनजेक के केस में क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के केस में पूरी तरह से उस कानून को ही असंवैधानिक बता दिया गया। तो इस हो हल्ला से आपको बचना चाहिए। पहली चीज ये कि आप एकदम क्लियर रहे कि संविधान में बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसके तरीके, प्रक्रिया, पावर दिया गया है अनुच्छेद 368 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बदलाव हो जाए और उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, और या कोई अन्य संस्थान या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसकी समीक्षा नहीं करेगा। जुडिशियरी बैठा हुआ है उसकी समीक्षा के लिए, और ये होता रहा है आपके इस देश में, आगे भी होगा। अगर वैसा कुछ बदलाव होता है जिससे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया, तो निश्चित तौर पर उसको चैलेंज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जब जब बदलाव हुआ है और लोगों को लगा है कि ये बदलाव हमारे अधिकारों, हमारे देश, हमारे संविधान के लिए खतरनाक है, तो उन लोगों ने, मतदाताओं ने पूरी सरकार को बदलने का काम किया। आपको याद है इमरजेंसी का दौर? आपको याद होगा इमरजेंसी का दौर, आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे, 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसके बाद जो
मतदाताओं ने उनके सरकार को उखाड़ के फेंका, निश्चित तौर पर वोटिंग के द्वारा कुछ समय के लिए आपका इमरजेंसी रहा, आपके अधिकारों, हमारे अधिकारों और उस समय के जो समकालीन लोग थे उनके अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन मतदाताओं ने क्या रिप्लाई दिया? उनको सत्ता से उखाड़ फेंका, उनको सत्ता से उखाड़ फेंका। हमारे कहने का मतलब ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है? ये हम भारत के लोग का रिफ्लेक्शन है, उनके शक्ति प्रदर्शन का उदाहरण है कि हम भारत के लोग संप्रभु हैं। हमने अपना अधिकार, हमने अपना पावर संविधान को डेलीगेट किया है और इसलिए ये भारत का संविधान संप्रभु है, सर्वोच्च है। कानून के शासन का मतलब संविधान का शासन, और संविधान के शासन का मतलब कि सारे इस देश की संस्थाएं संविधान के अनुरूप काम करेंगी और जो इसके अनुरूप काम नहीं करेंगी, जो इसके अनुरूप काम नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कोर्ट जा करके उसका रेमेडी मांग सकता है, रिलीफ मांग सकता है और कोर्ट ये डिसीजन लेंगी कि क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या बदलाव नहीं किया जा सकता। और आप देखते हैं कि केशवानंद भारती के केस में ये बात कही गई कि आप सब चीज में बदलाव करिए। पार्लियामेंट, विधायिका के पास पावर है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार उसी के पास है, उसके पास जनता का मैंडेट होता है, वो समझती है कि जनता की भावनाएं क्या है, तो उस हिसाब से वो कानून बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पूरा आपके संविधान का चरित्र ही बदल जाए। मान लीजिए डेमोक्रेसी ही बदल दिया जाए, डेमोक्रेसी ही बदल दिया जाए, इक्वालिटी बदल दिया जाए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही खत्म कर दिया जाए, इलेक्शन प्रोसेस ही खत्म कर दिया जाए, सेकुलरिज्म खत्म कर, मतलब कहने का मतलब कि जो व्यक्ति का नेचुरल फीचर होता है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, अगर उसी को आप बदल देंगे तो फिर क्या बचेगा? कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में इसी बात का जिक्र किया। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसा आपके अंदर की विशेषता जिसके बिना आप, जैसे आप अगर एक मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और आप में से इमोशन, लव, अफेक्शन, सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, उसकी आज़ादी सब छीन लिया जाए तो क्या आप ह्यूमन बीइंग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह की संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। उसी को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों के बेंच ने केशवानंद भारती के केस में कहा कि आप ये जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, इसमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आलोचना भी होती है इस कंसेप्ट का कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, इसका क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है। लेकिन कोर्ट केस टू केस बेसिस कोशिश करती है कि किस संविधान के बदलाव, संविधान में संशोधन से आपके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस है। संविधान में बदलाव हो सकता है, वो प्रक्रिया के हिसाब से हो सकता है, प्रक्रिया भी एक तरह का उसके ऊपर लिमिटेशन है, कोर्ट में चैलेंज करना भी लिमिटेशन है, और सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जनता की अदालत, चुनाव। चुनाव में लोग तय करते हैं कि भाई अगर संविधान में बदलाव कर रहे हो आप तो कैसा बदलाव कर रहे हो। वहां पे जब वो लोग वोट देते हैं तो ये डिसाइड होता है जनता के सबसे बड़ी अदालत में कि संविधान में बदलाव सही था या गलत था, और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन आपके प्रियम्बल में दिया हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली। और अगर मान लीजिए कि जनता ही ये तय कर ले कि हमें संविधान को बदल देना है, तब क्या विकल्प है? ये आप सोचिए, सबसे ज्यादा अधिकार किसके हाथ में है, वो कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जनता ही चाह दे कि संविधान को हमें रिप्लेस करना है, उसके क्या तरीके होंगे, कैसे किया जाएगा? क्या ये संभव है या नहीं है? संभव है तो कैसे है? क्या रेफरेंडम होगा या इलेक्शन के बेसिस पर ही कोई मेजोरिटी पार्टी आके ये कहे कि हम ऐसा कर दे, तो क्या ये संभव है? और संविधान की सर्वोच्चता की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्वोच्चता में
जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि संविधान में जो प्रक्रियाएं दी हुई हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जुडिशियरी बैठी है समीक्षा के लिए ना। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम मतदाता बैठे हुए हैं ना, हमें समझना होगा कि संविधान में सही बदलाव क्या है, गलत बदलाव क्या है। आप उस हिसाब से अपने मतों का प्रयोग करेंगे, करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आप समझिए कि संविधान का शासन क्या होता है। संविधान की सर्वोच्चता है इस देश में, जिसको रूल ऑफ लॉ के भी नाम से हम जानते हैं। संविधान में संविधान के बदलाव की बात बताई गई है, उसकी प्रक्रिया दी गई है, उसके समीक्षा की बात की गई है, और सबसे बड़े अदालत में उसके फैसले की भी बात है कि भाई आप सबसे बड़े अदालत हैं, हम भारत के लोग सबसे बड़े अदालत हैं, जो 5 वर्ष के चुनाव के मौके पर ये तय करते हैं कि कौन सरकार अच्छी है, कौन सरकार बुरी है। और ये इतिहास रहा है कि ऐसे ऐसे सरकार जो संविधान में गलत बदलाव किए, उनको लोगों ने उखाड़ फेंका है। तो इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सही जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।